नमस्कार। तो आम बजट की तैयारियां सरकार ने पूरी कर ली है। अब से कुछ ही देर में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं देश के अलग अलग वर्ग को। बेरोजगारों को उम्मीदें हैं, साथ ही साथ युवाओं को भी उम्मीदें हैं। और इन उम्मीदों पर कैसे मोदी सरकार खरा उतरेगी, इस पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ जो पैनल जुड़ेगा उससे जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आज के बजट में खास रहने वाला है। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये पूर्ण बजट होगा। जनता को खासी राहत की उम्मीदें हैं। और सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो मोदी सरकार की प्राथमिकताओं पर बातचीत होगी। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए, और आयकर के मोर्चे पर क्या कुछ रहेगा, किस तरह से होम लोन को लेकर सरकार क्या राहत दे सकती है। ये बजट भी पेपरलेस होगा पिछले साल की तरह। ये इस बार का बजट भी पेपरलेस होगा। और महंगाई कंट्रोल करने पर भी फोकस रहेगा। ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने पर सरकार का फोकस रहेगा। इसके साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए 18 महीने का डीए एरियर भी बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है। रेलवे बजट की बात करते हैं तो रेलवे बजट में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। और जनता के फायदे के लिए क्या कुछ होगा, टैक्स पेयर्स को राहत देने पर भी सरकार विचार कर सकती है। हालांकि ऐसा पिछली बार देखने को नहीं मिला था, जिस तरह से सरकार ने मिला जुला बजट पेश किया था। तो इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें भी हैं। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी मोदी सरकार की, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं और बजट को समझने की कोशिश करते हैं। अभिलाषा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गृहिणी हैं। हमें भी बताएंगे कि इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं और भारत की करोड़ों गृहिणियों को क्या उम्मीदें हैं। अजय देवनानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीसीसीआई के। बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फुल फॉर्म बताना भी जरूरी है। चलिए अभिलाषा जी, अब देश की अभिलाषा पूरी होती है या नहीं, ये 11 बजे पता चलेगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही होंगी। फिलहाल अभिलाषा जी की क्या अभिलाषा है इस बजट से? देखिए, मैं एक आम गृहिणी हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे किन किन चीज़ों से जूझना पड़ता जी है। जी। तो जिस देश में कभी दूध दही की नदियाँ बहा करती थी, उस देश में दही जैसी चीज़ पर जीएसटी लगाना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी जी। देखिए, जब भी हम रसोई घर में जाते हैं तो उसमें हर चीज, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। बहुत सारे गैसेस की कीमत बढ़ चुकी है। पेट्रोल चूंकि महंगा हो गया है, तो जो अनाज आता है या फल फ्रूट्स आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम तक पहुँचते बिल्कुल बहुत बढ़ चुकी होती है। हाँ। तो हमें एक निश्चित अमाउंट मिलता है जी घर चलाने के लिए जी। तो उसमें हमारी अब ये चीजें उससे बाहर जा रही हैं, उस बजट से बाहर जा रही हैं हमारी। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि करोड़ों गृहिणियां इस सब चीजों से जूझ रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने पर भी फोकस होगा। जी अभिलाषा जी, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। जी हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आज इतनी सारी सुविधाएं हैं, है ना, हमारे पास आज पहले की अपेक्षा, लेकिन फिर भी हमें घर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक आम गृहिणी को आर्थिक संकट के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है।
जबकि जो चीजें खाद्य पदार्थ जो रोजमर्रा की जरूरत है वो अगर इस तरीके से इतने महंगे होंगे तो बच्चों को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा अच्छा समाज जो एक निर्माण हो रहा है उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं बच रहा है। और रोजमर्रा की चीजों में जब रोज रोज पैसे खर्च होते हैं, जैसे हम किसी कार खरीदे तो एक बार खरीद ली, कपड़ा खरीदा एक बार खरीद लिया, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें तो कम से कम हमें, ये बहुत अहम बात है। हाँ, हमें राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को न्यूट्रिशन कैसे दें। जब न्यूट्रिशन नहीं देंगे बच्चे चिड़चिड़ाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ेगा। हम जो एक अच्छा समाज निर्माण की बात करते हैं, अच्छे समाज निर्माण की, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे ही बच्चे आने वाले अगले समाज के समाज बनाने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत गलत असर पड़ रहा है। फिर गृहिणी के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा है। घर में जो पहले चीज़ें शांति रहती थी, तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कुछ कलह हो जाती है इस बात को लेकर के कि अरे पहले भी तो घर ऐसे चलता था, अब मेरी माँ ने तो ऐसे चलाया था, तुमसे चलाते नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ें भी कई बार है ना बहुत सारी परेशानियों का कारण बन रही है। अब देखिए ये चीज़ अगर सरकार समझेगी तो इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ पाएगी कि सरकार कितना प्रभावित करती है आमजन के घर को, आमजन के किचन को, आमजन की घर की बातों को भी। अजय जी, अब एक जो प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का जो पिछले साल का बजट था, विशेषज्ञों ने उसकी स्टडी की थी, तो कहे थे कि ना बहुत कुछ मिला ना बहुत कुछ लिया। यानी कि एक इनिशिएट अगर सरकार अपनी ओर से आज देती है, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा लोक लुभावन बजट भी हो, चुनाव से पहले का बजट है। फिलहाल कॉमर्स इंडस्ट्री किस तरह से देख रही है इस बजट को, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, आज बजट से पहले कल इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ जी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की प्रेडिक्ट की गई है। थोड़ा सा 6.6 to 6.5 जीडीपी बताया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम किया गया है। मैं एमएसएमई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो कोविड की 2 वेव के बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी। आप कहीं भी देखेंगे तो एमएसएमई को जितना प्रभाव पड़ा लॉकडाउन से और कोविड से, और लास्ट ईयर्स के जो हम बजट देखें, वो जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई, तो मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि ये इलेक्शन ईयर है, हमारे स्टेट में भी इलेक्शन है, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन है, साथ में कुछ समय में सेंट्रल में भी इलेक्शन है, तो ये जो यूनियन बजट है, मुझे ऐसा लगता है एमएसएमई को देखते हुए डिजाइन किया जाएगा और एक वेलफेयर वाला बजट रहेगा, ये एक राहत पहुंचाने वाला बजट रहेगा ये, कि कैसे एमएसएमई इस कठिन टाइम में सर्वाइव कर सकें। बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। हम बिजनेस क्लास समझते हैं इस बात को कि देश की प्रगति में हमें कैसे साथ देना है। बिल्कुल, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन की बात है। आज यूक्रेन रूस वॉर का, रशिया वॉर का भी इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, लेकिन इसके बीच भी हम देखें वर्ल्ड में जैसे जो कोलैप्स हो रही हैं बहुत सारी इकोनॉमीज, और इसके बीच में हमारा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ, एक पॉजिटिव बजट के लिए 11 बजे कुछ ही देर में पेश होगा, तो मैं बहुत आशाओं के साथ हूँ कि इसमें मिडिल क्लास को, एमएसएमई को विशेष राहत, विशेष सुविधाओं वाला ही बजट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपको आशा है और बहुत लोगों को आशा है, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसा होता है जैसे फिल्म रिलीज होने वाली रहती है और उससे पहले दर्शकों को बड़ी आशा रहती है कि एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। अब ये 2 घंटे की फिल्म कैसी होगी, इन भाषणों में क्या कुछ होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पर अजय जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एक ग्लोबल इफेक्ट है, अब वो चाहे वॉर से आया हो या फिर और उसको फिर महंगाई में कन्वर्ट हो गया हो, सिर्फ भारत नहीं, एशिया की तमाम कंट्री, यूरोप की कंट्री जूझ रही हैं इससे, रशिया जूझ रहा है, यूएस जूझ रहा है, और उसका कितना असर होगा, क्योंकि ग्लोबली भी आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला हो या फिर हमने अमेरिका में जो परेशानियां देखी, वीजा नहीं मिल पा रहा है, तो उस सब के लिए भी सरकार को तैयार तो रहना पड़ेगा, क्योंकि नजरें उनकी भी बनी रहेंगी जो इस देश में है या इस देश से जो जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या किसी अन्य चीज के लिए। नहीं, निश्चित रूप से हमने ये देखा है कि आज जैसे ये लास्ट ईयर के बजट में जो ये की बात आई कि आत्मनिर्भर भारत वाली बात, तो कहीं ना कहीं जैसे लोकल मार्केट्स का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लोकल मार्केट्स एक वर्ल्ड वाइड रिसेशन से भी इफेक्टेड था जी। इसके बाद कभी मॉल कल्चर आया, कभी आज ऑनलाइन एक बहुत बड़ा बाजार है जिसके सामने हम लोग रिटेल मार्केट्स को सर्वाइवल में दिक्कत थे। बिल्कुल, लेकिन तब भी सरकार ने कहीं ना कहीं गो वोकल फॉर वोकल के नारे के साथ पूरे देश को जागृत किया कि ये कोविड के टाइम में हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करें। तो आज ये चीज़ें भी आ रही हैं,
लोग समझ रहे हैं, क्लाइंट समझ रहा है, कस्टमर समझ रहा है कि कैसे हम मेक इन इंडिया कंसेप्ट के आधार पर गो वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करते हुए हम आगे बढ़े। अब इसमें जैसे हमारी कई मांगे, जैसे एमएसएमई वर्ग बहुत टाइम से मांग रहा है, जैसे मुद्रा जैसा लोन है, लेकिन उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के जो अदर कॉम्पिटिटिव है उनसे ज्यादा है, उनके रेट्स कम होने चाहिए। हम लोग बहुत आशान्वित हैं इस बार कि जैसे रिटेल क्षेत्र में व्यापारी के लिए बिजनेस लोन्स रहते हैं, सीसी लिमिट्स रहती है, मुद्रा लोन रहते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, आज डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो आज जैसे बजट की थीम भी हमेशा जो मैंने देखा है कि फिनांस मिनिस्टर अपने काफी टेन्योर्स में थीम लेके बजट आई हैं, कभी आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, कभी मेक इन इंडिया की बात हुई, आज डिजिट ऑल की बात हो रही है। बिल्कुल। तो कैसे इकोनॉमी को ये सब हेल्प करेगी, ये हम लोग सब एमएसएमई भी इसके लिए रेडी हैं। हमारी कई बातों में हमने जीएसटी सिंप्लीफिकेशन की बात कही, हमने ये कहा कि जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनको जीएसटी काउंसिल में लेके उनके सुझाव अनुसार ये अमेंडमेंट्स किए जाए। आज भी जीएसटी में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। लोकल स्मार्ट सिटीज की बात है, या जिले में अगर जिला योजना समिति होती है, नगर निगम बीएमसी होती है, उसमें मनोनीत पार्षद होते हैं, तो हम चाह रहे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को ये प्रतिनिधित्व मिले ताकि वो अपनी बात रख सके और देश के जो विकास है, ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी साबित कर सके। और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, निर्मला सीतारमण जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, बजट को लेकर जानकारी दी। मंजूरी लेना होती है, एक आप इसको औपचारिकता भी कह सकते हैं। पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति के पास जाते हैं और उसके बाद उनसे अनुमति लेते हैं। तो ये औपचारिकता वाली वो तस्वीरें हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रवि वर्मा साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। रवि जी, अब कांग्रेस पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का समापन तो हो गया, अब आपकी पूरी पार्टी संसद भवन में मौजूद रहेगी, तो कांग्रेस पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से? कांग्रेस पार्टी सरकार से उम्मीद कर रही है, क्योंकि ये 9 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, वहां आमदनी दुगनी नहीं हुई। उसका कारण क्या स्पष्ट करेंगे इस बजट में, और आगामी 2023 के लिए आमदनी दुगनी हो उसके लिए क्या सरकार का रोड मैप है, ये उस पर विचार क्या किया गया है जनता, और हम उसकी ओर देख रहे हैं। दूसरा हमारा इस पर यहाँ एक और मत है कि मोदी जी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन के लिए जो क्या रोड मैप है, क्योंकि अभी तक जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से जो एमएसएमई में नुकसान हुए हैं, या बिजनेस सेक्टर प्रभावित हुआ है, या रोजगार जो घटे हैं, तो उसके लेकर सरकार इस बजट में क्या लेकर आई है, और जो हानियां हुई हैं उनको लेकर उनका क्या अभिमत है, इस बजट के दौरान हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी चीजें आप लोग देखना चाहेंगे, लेकिन एक जो अपनी स्वयं की कांग्रेस पार्टी ने जो भी चीजें तैयार की हो, क्योंकि बजट की ओर जब ध्यान जाता है, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं देश के भी बजट की जब बात होती है, तो मनमोहन सिंह साहब का नाम जरूर सब, न केवल अर्थशास्त्री इस देश के, बल्कि अर्थव्यवस्था को पढ़ने वाले छात्र भी रखते हैं। तो अगर एक अच्छे सजेशन कांग्रेस की तरफ से भी होते तो शायद सरकार के लिए भी एक अच्छा सहूलियत होता, क्योंकि बजट तो देश का है, किसी पार्टी का बजट नहीं है ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार एकला चलो की नीति पर चल रही है। सरकार डिस्कशन पे भरोसा कहाँ करती है, सरकार नीतियों पर अभी जो विपक्ष की नीतियां हैं या उनसे सुझाव है, या सिविल सोसाइटीज हैं, तमाम जो संगठन हैं, उनसे चर्चा करने में भरोसा करती ही नहीं है। सरकार की जो अकड़मता है, घमंड है, वो सब देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में किसान 1 वर्ष तक जो है अपने धरने पर बेचारे बैठे रहे। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जानें इस आंदोलन के दौरान दी, लेकिन सरकार का जो घमंड था वो एकदम 7वें आसमान पर था कि उन्होंने चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि निर्मला जी तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो विपक्ष से उनका चर्चा करना तो कहीं उनको उनके उसूलों पर है। तो सरकार से केवल उम्मीद ही की जा सकती कि वे देश की उन्नति और प्रगति के लिए कुछ अच्छे इम्प्लीमेंट करें इस बजट में। चलिए, वैसे ये जवाब उन्होंने एक पत्रकार के सवाल पर दिया था। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की नजरें भी इस बजट पर हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर क्या कुछ फंड जारी होगा, ये भी आज पता चलेगा, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ मध्य प्रदेश को मिलेगा, इस पर भी नजरें रहेंगी। रेलवे की क्या कुछ सौगात मिल सकती है, नई ट्रेनों की, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेगी। अब से महज 40 मिनट बाद
इस देश का आम बजट पेश होगा और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर इस बजट को पेश करेंगी। अब एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। चर्चा का पहला पड़ाव वैसे तो पूरा हो चुका था और हमने हमारे पैनलिस्ट से जानने की कोशिश की थी कि आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं। तो एक बार फिर से हम जुड़ते हैं। अभिलाषा जी, पिछली बार का जो बजट था, गृहिणियों को न केवल उम्मीद थी कि महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और अब महंगाई यानी पिछली बार से भी ज्यादा है। अगर हम फीसदी से समझने की कोशिश करें तो कहीं 5% ज्यादा है, कहीं 20 ज्यादा है, कहीं 25 ज्यादा है, तो कहीं 40 भी ज्यादा है। तो अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है निर्मला सीतारमण के लिए। कहीं ना कहीं वो भी एक गृहिणी है और उसके बाद वित्त मंत्री है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछली बार का जो बजट आया था वो भी संतोषजनक नहीं था। मैं यहाँ पर सारी गृहिणियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, सच बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी संतोषजनक नहीं था और उसके बाद में बीच बीच में देखिए, आप बिजली पर यूनिट देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप जीएसटी, किसी पे 5%, किसी पे 12%, इस तरह का जीएसटी लग रहा है खाद्य पदार्थों पे। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल तो है ही ऑलरेडी महंगे, दवाइयों पे जीएसटी लग गया है और फल और सब्जी तो है ही है, जो हमारे रोजमर्रा का हिस्सा है उन पे उनके महंगे हो गए हैं। और उसकी वजह से हम लोग जो गृहिणियां हैं बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिलेटिव्स का आना जाना भी उतना ही होता है, हमें समाज में रहना होता है, तो हमें आस पड़ोस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हमें हर वो रिश्ता निभाना होता है, क्योंकि महिलाएं ही रिश्ता निभाती हैं। तो हमें उसमें जो भी करना होता है वो हमें उस लिमिटेड अमाउंट में करना होता है। तो मुझे इस बजट से ये उम्मीद है कि चूंकि वो वित्त मंत्री हमारी एक महिला है और गृहिणी भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो हमें बहुत सारी चीजों में राहत देने वाली हैं और निश्चित ही हर गृहिणी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली हैं। ये मैं इस बजट से उम्मीद करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जो गृहिणियां हैं, हम थोड़ी इमोशनल होती हैं। घर में जब कोई चीज इस तरह की होती है, हमारा क्या रहता है मुख्य उद्देश्य, बच्चों को बहुत अच्छे से खिला दें, है ना, एक माँ की तरह, भाई माँ है, बहुत अच्छे से खिलाएं पिलाएं, ये करें वो करें। लेकिन जब ये चीजें नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा आपको मैं बताऊं केसेस जो डिप्रेशन के हैं वो इसी वजह से हैं कि घर में आपका जो बजट है वो इतना गड़बड़ा है, क्योंकि आप पूरे टाइम सिर्फ आप हिसाब किताब में ही लगे हैं कि आज इतना खर्च कर लिया तो हमें कल के लिए अब क्या करना है, अगर आज अब कल कर लिया है तो अब हमें परसों के लिए, आगे के लिए हमें कैसे, सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, बिल्कुल इतना टाइम निकल गया तो हमारे मकान नहीं बन पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, एक आम गृहिणी जूझती है। और चूंकि उसे कहते हैं कि गृहिणी पूरे परिवार की धुरी होती है, तो जब वही स्वस्थ नहीं रहेगी मानसिक और शारीरिक रूप से, तो क्या वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, क्या वो अपने घर को बहुत अच्छे से चला पाएगी? तो कहीं ना कहीं मेरा ये प्रश्न है कि अगर ये बजट बहुत अच्छा आता है इस बार, तो निश्चित ही हम गृहिणियां उस बात से बहुत प्रसन्न होंगी और हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं कि हम तो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारे चेहरे पर वापस वैसी मुस्कुराहट। बिल्कुल। और अभिलाषा जी, मैं यही कहना चाहूंगा, भले ही एक केंद्रीय वित्त मंत्री हैं जो बजट पेश करेंगे, लेकिन ऐसी वित्त मंत्री हमारे भारत के प्रत्येक घर में हैं जो घर को मेंटेन करती हैं और बकायदा कम बजट में कैसे अच्छा घर चलाया जाता है ये भी उनसे सीखा जा सकता है, सारे डिपार्टमेंट्स मैनेज करना भी उनसे सीखा जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो आशाएं भी हैं और आकांक्षाएं भी हैं। अब कितना खरी उतरती हैं वित्त मंत्री, ये एक बहुत बड़ा बोझ रहता है किसी भी वित्त मंत्री के ऊपर, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो। एक बार फिर से हम अजय जी से जुड़ते हैं। अजय जी, अगर डायनेमिकली हम देखें तो फिलहाल भारत के कुछ पड़ोसी देशों की, जैसे हम, ठीक है चाइना है हमारा पड़ोसी देश, लेकिन अगर आप देखें तो फिलहाल एक असेंबल फॉर्म में चाइना का अगर विकल्प किसी देश को मिला तो वो वियतनाम को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उस दौड़ में भारत पीछे रह गया। हालांकि अब अच्छी खबरें आ रही हैं, IBM की चीजें हम बना रहे हैं, एप्पल के फॉर्म्स बना रहे हैं, फिर वो असेंबल होने वियतनाम और चाइना जाएगी। लेकिन अगर कितना अच्छा होता कि असेंबल फॉर्म भी हम चेन्नई में कर लेते, हम दिल्ली में कर लेते, नोएडा में कर लेते, वहां पर क्या थोड़ा बहुत हम पीछे हो रहे हैं या फिर उस दिशा में हमारी प्रोग्रेस जारी है? देखिए, ये पैंडेमिक ने हमेशा सबसे बड़ा लेसन, अगर हम बात करें इकोनॉमी से रिलेटेड, तो ये पैंडेमिक ने हमें सिखाया है
कि कैसे कोविड के टाइम हम लोग हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अदर कंट्रीज पे कहीं ना कहीं डिपेंड थी, तो उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अगर 70 साल में विकसित नहीं हुआ तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है सभी जो भी उस वक्त नीति निर्धारक थे। तो कहीं ना कहीं ये चिंता वाली बात थी। लेकिन मैं अब समझता हूँ कि जैसे इस पेंडेमिक के बाद रियलाइज किया है सभी ने, और आज हम देख रहे हैं कि कई जैसे आज जीएसटी आया, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग ने इसके टैक्सेस का विरोध नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन की बात करी, वन टैक्स वन नेशन बात थी, एक लाइसेंस पे लोग बिजनेस कर सकें और ईज ऑफ डूइंग, तो ये सब सिंप्लिसिटी नहीं थी कहीं ना कहीं पहले। तो अब 5-7 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और काम करना मुश्किल है। आज आपने बात करी कि हमारे नेबर्स में वियतनाम में एक टूरिज्म में भी इस टाइम डेवलपमेंट कर रहा है, और बहुत सारी आज लेकिन हम G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे लिए गर्व की बात है। ये और मैं आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात रखना चाहूंगा कि आज जैसे इंदौर में समिट हुआ, NRI समिट हुआ और बहुत सारा बिजनेस आया, तो कहीं ना कहीं हम लोग आशान्वित हैं कि ग्लोबल ट्रेड में भी हम लोग आगे निकल कर काम करेंगे। और जो आपने मैन्युफैक्चरिंग वाली बात करी, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम कहीं ना कहीं पीछे थे। मैंने ये खुद देखा कई चीजें एक्सपोर्ट, आज बात करते थे हम लोग की एक छोटी सी चाइनीज सीरीज आ जाती थी हमारे यहाँ और आके पूरा बिल्कुल डैमेज कर जाती थी। अजय जी, वैसे तो जो बात आप कह रहे थे बिल्कुल सटीक बैठती है इकोनॉमी पर भी और वर्तमान स्थिति पर भी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। बिना चैलेंज के तो हम ये नहीं कह सकते कि कभी रन की जा सकती है। खासतौर से इकोनॉमी एक ऐसा विषय, अप डाउन इतने होते हैं और फिर बहुत सारी इसमें चीजें भी हैं। तो चैलेंजेस कितना पाते हैं आज को लेकर? जी, MSME के लिए तो अभी सब रोलर कोस्टर राइड जैसा है, और सरकार की तरफ से हम अपेक्षा भी रखते हैं और बात भी समझते हैं कि कैसे ग्लोबल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि हमें जो सुविधाएं चाहिए, जो राहत चाहिए, लेकिन जो छोटे छोटे ट्रेडर्स की जो मांग है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल से आके, यूनियन बजट से आके स्टेट बजट तक भी आए। कुछ दिनों में स्टेट बजट भी आएगा, तो हम ये चाहते हैं कि व्यापारियों को कहीं ना कहीं रिटेल क्षेत्र में अगर राहत मिलेगी तो फिर से जो है, जैसे कोविड के टाइम में रिटेल मार्केट्स में दिक्कत थी, पर वो देश की जनता ने बहुत सपोर्ट किया तो वापस बाजार गुलजार हुए। तो वो कहीं ना कहीं एक सरकार से भी अपेक्षा है कि लोकल बाजारों को सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि MSME के लिए एक टैक्सेस हैं बहुत सारे, ठीक है, उसमें पेनल्टीज हैं, तो पेनल्टीज का रेशियो कम होना चाहिए। आज पेनल्टीज इतनी है, टैक्स देता आ रहा व्यापारी, टैक्स देगा, GST सिंप्लीफिकेशन की बात है, पर उसमें कहीं कहीं पेनल्टीज इतनी ज्यादा हैं कि वो 42% तक पेनल्टीज हैं। तो वो कहीं ना कहीं मतलब युक्ति संगत हो, जो भी चीज़ हो युक्ति संगत हो, तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छा, मैंने आपसे जो बताया इंटरनेशनल फैक्टर सबमिट कर रहे हैं, तो हम उस बात को भी समझ रहे हैं। और साथ में आज देश में एक बजट में लास्ट ईयर कोविड में बहुत सारे, कोविड के लिए भी हेल्थ और मेडिकेयर पे भी बहुत सारा उन्होंने बजट में रखा था। तो हम भी समझते हैं कि देश को आज बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट चाहिए, एम्स चाहिए, स्मार्ट सिटीज चाहिए, और कहीं ना कहीं MSME जो 33% आज रोल प्ले कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, 12 CR जॉब जनरेट कर रहा है जी। तो अगर उसको कहीं ना कहीं राहत मिलती है, सुविधाएं मिलती है, तो देश की प्रगति में मैं समझता हूँ सिर्फ रेवेन्यू राइजिंग के नाम पर हम बहुत सारे टैक्सेस लगा के या बहुत सारे पेनल्टीज लगा के काम नहीं कर सकते। उस वर्क को, MSME वर्क को सपोर्ट करें, जिससे देश की इकोनॉमी और आगे बढ़ सके। मतलब 12 करोड़ जॉब देश में सिर्फ MSME वर्ग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। मतलब मध्यम वर्गीय का तो एक तरह से कह सकते हैं बैकबोन है ये पूरा। रवि जी, मैं अब आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। आज से तकरीबन 30 साल पहले जब एक ऐसा ऐतिहासिक बजट आया था और पूरी दुनिया ने बहुत करीब से उस बजट को देखा था, 91 की मैं बात कर रहा हूं, जब बिल्कुल मंदी तो बहुत छोटा सा शब्द मैं कहूंगा, 1991, जब नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह साहब ने वित्त मंत्री के तौर पर, मैं तो कहूंगा, एक संकट मोचन की भूमिका निभाई थी इस देश को लेकर। हालांकि वो दौर अलग था, उदारवाद नहीं आया था भारत में, फिर उसके बाद उदारवाद आया, मल्टीनेशनल कंपनियां आई, और कहीं ना कहीं उसी के आधारभूत ढांचे पर आज की हमारी इकोनॉमी डिजर्व कर रही है, रन कर पा रही है। तो ठीक है, उतना ऐतिहासिक पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि देखिए ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि हमारे दर्शक इस बात को भी समझें कि आज की जो इकोनॉमी रन कर रही है उसका बेस, आखिर बेस मॉडल कहां पर था, बेस मॉडल कहां से बना। तो कहीं ना कहीं वो नरसिम्हा राव सरकार के समय डिजाइन हो गया था, और ये नरसिम्हा राव साहब का ही थॉट था कि 2020 में हम विकसित भारत की एक आधारशिला को कहीं ना कहीं रख रहे होंगे। रवि जी। जी विवेक जी,
दरअसल इस तरह की कल्पनाएं उन्हीं की सरकारों में हो सकती है जिनकी नीति और नियत स्पष्ट हो सकती है, जो इस प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए अपनी नीति और मन को साफ करके आगे बढ़ने का मादा रखते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मनमोहन जी की सरकार में हम एक बजट लेकर आए और आज भी उनकी नीतियां स्वीकार्यता हैं और एक मील का पत्थर साबित हुई हैं, लेकिन आज सरकार केवल हमें पाकिस्तान में जो है भुखमरी से दिखाना चाह रही है, देश की अर्थव्यवस्था पे चर्चा करना नहीं चाहती है। देश की जो है 2014 में आने से पहले, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9 साल का कार्यकाल पर्याप्त होता है तो चर्चा कर सकता हूं, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता शायद आज पैनल में नहीं जुड़े, नहीं तो वो हमारे जो है 15 महीने पर आ जाते और मनमोहन जी को गद्दार और देशद्रोही पता नहीं क्या क्या लेकिन एक बात रवि जी, बीजेपी कहती है कि बोले 2014 के बाद से एफडीआई बहुत आया, रेवेन्यू जनरेट होने लगा। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, तो आज वे नहीं है तो थोड़ा सा चर्चा अधूरी है, लेकिन मैं इसलिए कहूंगा कि 2014 से आने के पहले भाजपा के तमाम आला बड़े नेता कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो इनकम टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन आज 9 साल हो गए, इनकम टैक्स जरा भी कम नहीं हुआ। मेरे साथ पैनल में जुड़े हैं काफी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी चर्चा के दौरान बनाया कि तरह तरह के रेवेन्यू जोड़ दिए गए हैं, तरह तरह की जो हमारी उद्योग नीति है, अभी इंदौर में समिट हुई है, जिस तरह किसी पैरालिसिस से ग्रसित सरकार की जो बिजनेस नीतियां हैं, तमाम तरह की रेवेन्यू जोड़ दिए, तमाम तरह की ऐसी कठिनाई जोड़ दी कि जिससे उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में आने से भी नकारते हैं, आते हैं, लेकिन वो जिस तरह की पॉलिसीज जब मध्य प्रदेश की देखते हैं उन पॉलिसी से कहीं ना कहीं वे घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और मध्य प्रदेश में सेटअप नहीं लगाते हैं। केवल ये इवेंट तक आज इस तरह के आयोजन मात्र रह गए हैं। तो जो टैक्स की बात हम कर रहे हैं, टैक्स इन 9 सालों में एक बार भी कम नहीं हुआ। मेरी जानकारी के मुताबिक बेरोजगारी दर लगातार बढ़ी है। हमारी सरकारों में हमने लगातार पीएसयूस लेकर आए, बड़े बड़े उद्योग धंधे लेकर आए, जिससे लोगों को कौशल उन्नति के द्वारा लोगों को काम मिला, लोगों के हाथ मजबूत हुए। एक नीचे स्तर का जो व्यक्ति था, जो हमारा तबका था, उसके हाथों को रोजगार मिले, पैसा मिले। लेकिन आज लगातार हमारे पीएसयूस को बेचा जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केवल इवेंट के नाम पर शोशेबाजी हो रही है, पाकिस्तान में भुखमरी दिखाई जा रही है, चाइना से हमें लड़ना है, लेकिन दिवाली आते ही केवल चाइना का विरोध होता है, बाकी टाइम हम चाइना से ही व्यापार करते हैं। तो आपने एप्पल का जिक्र किया था, तो मैं समझता हूं कि देश में जिस तरीके से जो आज संसाधनों की ज़रूरत है, सरकार अगर उस पर एक अच्छी दृढ़ता के साथ कदम उठाए तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी उसका स्वागत करता है। लेकिन केवल पाकिस्तान में भुखमरी दिखाकर हम जनता से वोट कबाड़ने की राजनीति करें तो ये बड़ा ही एक कुठाराघात है। चलिए ठीक है, ये चूंकि ये भी पता चलना चाहिए कि मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों पता चलने चाहिए। केवल मेरिट्स पता चलेंगी तो सब अच्छा ही अच्छा लगेगा, इसलिए विपक्ष का भी अपना बहुत योगदान है। और मैं तो कहूँगा बहुत नया नवेला ही विपक्ष है, क्योंकि लंबे समय तक तो बजट आप ही लोगों ने पेश किया है, 60 साल 65 साल तक। एक बार फिर से हम अभिलाषा जी से जुड़ते हैं। अब अभिलाषा जी देखिए, चर्चा में यही सबसे अच्छी चीज होती है कि पॉलिटिकल चीज को शामिल किया जाए, और क्योंकि हर व्यक्ति इस बजट से एक उम्मीद तो लगाया है। जो 10,000 रुपए कमा रहा है उसकी भी उम्मीद है, जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसकी भी उम्मीद है, जो 10 करोड़ कमा रहा है उसकी भी उम्मीद है। सबकी उम्मीदें कुछ अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाह तो रहा है कि कुछ ना कुछ राहत सरकार दे। तो कहीं ना कहीं अगर, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, कि अगर इस महंगाई पर कंट्रोल लाने के लिए सरकार कुछ अच्छा सा एक चीज बताए कि हाँ हम इस तरह के बारे में भी सोच रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रहता। और ना केवल थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, एटलीस्ट सुन के तो लोगों को लगेगा कि चलिए सरकार इस दिशा में कुछ कह रही है, कुछ बोल रही है, कुछ सोच रही है। देखिए, पहले क्या होता था, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्मियों का बैंक होता था, दाल के डब्बे, चावल के डब्बे, उसमें वो बचे हुए रुपए उसमें डाल दिया करती थी, और उन बाद में उन रुपयों को इकट्ठा करके कोई बड़ी चीज हमारे घर में आया करती थी, और उस बड़ी चीज की बड़े सारे लोग देखने आते थे आस पड़ोस के, और उसकी पूजा की जाती थी। उसके बाद में उसे यूज किया जाता, चाहे वो कुकर हो बड़ा, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से वो लोग सेविंग्स करती थी। तो आज के समय में अगर हम कोई एफडी कराने के लिए जाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो लेकिन
इसके लिए मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि हम सिर्फ दोष नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे हमारी पहले इतना ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का कोई क्रेज नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी, तो हमारी मम्मियों के पास हमने देखा है या चाचियों के पास देखा है कि उनके पास लिमिटेड कपड़े हुआ करते थे, तो जिसमें वो कुछ बाहर जाने के होते थे, कुछ घर में पहनने के होते थे, और बहुत ज्यादा सामान नहीं होता था, ना शो पीस होते थे, ना कुछ होता था। आजकल की महिलाएं भी महत्वाकांक्षी हैं, मैं ये कहूंगी कि महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को की एनर्जी को हम सही दिशा में लगाएं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा क्रेज बढ़ गया है, तो कई बार क्या होता है कि हम देखते रहते हैं और फिर हमें कोई चीज पसंद आती है, वो हमारे लिए नहीं भी जरूरी है, तो हम उसे खरीद लेते हैं कई बार। तो मैं महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अनावश्यक खरीदारी से थोड़ा सा बचें, और मैं ये चाहती हूँ कि मितव्ययी बने हम, क्योंकि हम है ना बहुत क्या है कि समाज में जो बदलाव आए हैं, हम पहले जिस तरीके से रहते थे और आज में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम थोड़ा सा मितव्ययी बने, और अपनी भी जो चीजें हैं, अपनी भी जो शौक हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल हम भी करें, ताकि मिलजुल कर ये वो हमें राहत दे और हम भी इस तरीके से करें तो कितना अच्छा होगा कि एक घर में एक गृहिणी खुश होकर सारे काम कर पाएगी और हमें सरकार से भी कोई शिकायत नहीं होगी। तो आप इस तरह की चीज़ों पर, और फिर सबसे बड़ी बात इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे घर में मैंने ये बता दिया कि हमारी मम्मियों का बैंक ये था, ठीक है। उसके बाद में मेरा दूसरा पॉइंट ये है, एक सबसे बड़ा, कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि रोटियां अगर 10 हैं और खाने वाले अगर आप, ये बहुत अहम बात है। हाँ, अगर खाने वाले 20 लोग हैं, तो आप बताइए कि हम किसका पेट भर सकते हैं। बहुत अहम बात आपने बोली। तो ये मेरा ये बहुत अनुरोध है सभी लोगों से कि हम सब पढ़े लिखे हैं और आज ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर हमें हर तरह के संसाधन, हर तरह की चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं और हम उससे लाभ ले सकते हैं। तो प्लीज आप है ना इस तरह की चीजों पर रोक लगाइए, थोड़ा सा अपने आप पर भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अजय जी, रवि जी, मैं एक दोहे का जिक्र करना चाहूंगा जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो कोई। इसका अर्थ है कि सूर्य का उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने कि राजा को कर किस तरह से लेना चाहिए, प्रत्यक्ष जो कर संग्रह होता है किस तरह से करना चाहिए। जैसे पृथ्वी से अनजाने में सूर्य जल को सोख लेता है, बिल्कुल वैसा होना चाहिए और किसी को पता भी नहीं चलता, किंतु उसी जल को बादल के रूप में इकट्ठा कर वर्षा में बरसते देखकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तो क्या अजय जी, हालांकि ये तो रामराज वाली बातें हैं, अब रामराज में कितना संभव था और आज कितना संभव है, इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये तो जरूर आएगा कि सरकार अपना खजाना तो जरूर भरना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो वापस देने वाली बात है कि जनता को वेलफेयर की स्कीम्स में किस तरह से वो चीजें मिलेंगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता की भी उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए मैंने तुलसीदास के समय से लेकर आज का जिक्र कर दिया कि कैसा होना चाहिए कर लेने का तरीका। देखिए, मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा था कि जिस क्षेत्र का विकास हो वहाँ के लोगों को उस संबंधित विभाग के एडवाइजरी कमेटी में होना चाहिए। अगर किसी भी कॉलोनी का विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से अगर वहाँ का रहवासी संघ उनके साथ है तो वो जो एडवाइस देगा वो अपने क्षेत्र के, अपने जो कॉलोनी है उसके विकास के लिए ठीक ही एडवाइस देगा। आज जीएसटी में आपने जो बात कही, रोटी कपड़ा मकान, टेक्सटाइल पे जीएसटी में पहली बार कर लगाया गया और कर बढ़ा के लगाया गया है, 12% लगाया गया है। फिर देश के व्यापारी संगठनों के विरोध के बाद इसको रोल बैक किया गया। और आपने जो बात कही टेक्सटाइल्स में अगर वो लग जाता तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, हम सब मामलों में साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, उनको कहीं भी हम लोग फाइट नहीं कर पाते। आज हम जैसे बात कर रहे हैं आप मेक इन इंडिया की, तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को आप राइज कैसे कर पाते? तो रेवेन्यू राइजिंग के नाम पर वो ज्यादा टैक्सेस था, उसको समझा और उसको रोल बैक किया गया वापस। तो कहीं ना कहीं आज जैसे मैं बजट में एक्सपेक्ट करता हूं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो देश में आज ई व्हीकल्स है। ई व्हीकल्स हम सभी लोग लेना चाहते हैं कि ई व्हीकल से हमारी पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता खत्म हो और ताकि हम लोग
जो ग्लोबल इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी पे नहीं आए। लेकिन आपको व्हीकल्स लेने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है देश में। आप भोपाल मध्य प्रदेश में चले जाएंगे तो आपको जो चार्जिंग पॉइंट्स, हमने मैंने बजट सेशन में भी बात की थी, जो चार्जिंग पॉइंट्स का एक सेटअप होना चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए, वो नहीं है। बैटरीज पे आज भी निर्भरता इंटरनेशनल मार्केट्स पे है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स है बैटरी के, वो आपको वहां से जाके लेने पड़ेंगे। आज हम बजट में बहुत बड़ा स्वच्छता पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम इको फ्रेंडली मेजर्स की बात करें तो शायद सबसे बड़ा पॉल्यूशन रिड्यूस करने का तरीका है ई व्हीकल लेने का। लेकिन ई व्हीकल के प्राइजेस भी, आप अच्छा ई व्हीकल लेने जाएं, इट्स कॉस्ट बिटवीन 20 to 25 लाख, जो एक मिडिल इनकम क्लास के लिए डिफिकल्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो घोषणा के लेवल पे है लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं है। वो क्यों नहीं है, ये मतलब विषय है सोचने का सभी लोगों के लिए। और मैंने जैसे स्वच्छता की बात करी तो एक अभियान देश में चला है और एक सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये इको फ्रेंडली में आज हेल्थ केयर की बात है तो एम्स जैसा नेटवर्क है भोपाल में, हम बात करेंगे, लेकिन क्या पूरे देश में है? और क्या एम्स में एक सीवियर सब डिजीजेस का इलाज हो रहा है? तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश में हेल्थ केयर का अगर नेटवर्क है, एम्स जैसे संस्थान है, तो एम्स के साथ उसको कितने रेट्स में वहाँ पे इलाज हो रहा है और वहाँ क्या संबंधित सब चीज़ों का इलाज है। तो ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रवि जी से जुड़ते हैं। रवि वर्मा जी, एक चीज मैं देख रहा था कि इस बात को सरकार के मंत्री कह रहे थे कि विपक्ष का दायित्व सिर्फ सवाल उठाने का नहीं होना चाहिए, उन्हें सरकार का समर्थन भी करना चाहिए। आप कहते हैं इन्होंने बहुत कुछ बेच दिया, वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर काम चल रहा है। आप कहते हैं कि सरकार ने गरीबों को कुछ नहीं दिया, वो कहते हैं कि बहुत कुछ दिया, आवास योजना दी, जल जीवन मिशन और न जाने क्या क्या। विवेक जी, दरअसल मैं अपनी बात को कुछ इस तरह कहना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। ये दावा इसलिए किताबी है क्योंकि आज जो है आपकी सरकार में पीयूष लाने की बजाय बेचे गए हैं, रोजगार घटे हैं। आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन आज महंगाई की मार का उल्टा हुआ है असर। क्योंकि आज मेरे साथ बहन बैठी हैं अभिलाषा जी, उन्होंने महंगाई का जिक्र किया था और जिस तरीके से महिलाओं को डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ रहा है, और पूर्व की चर्चाओं में भी मैंने अपनी बात दोहराई, लेकिन आज वो बात कहीं ना कहीं बजट के दौरान सार्थक हो जाती है कि क्या कारण है जी मोदी जी, शिवराज जी, क्या कारण है कि जो सिलेंडर हमारी सरकार में 450 रुपए का था, ये नीति और नियत का ही तो सवाल है कि जो सिलेंडर हम 450 रुपए में मनमोहन जी की सरकार में गृहिणियां लेती थी, आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों लेना पड़ रहा है उन्हें? जो पैसे दाल के डिब्बे में वो बचा लेती थी, आज वो पैसा क्यों गायब हो गया है? आज खाने का तेल लोगों के घरों में आग क्यों लगा रहा है? ये सवाल सार्थक हो जाता है। इसलिए सरकार के जो दावे हैं वो किताबी हैं। तो नीति और नियत की बात है, सरकार को नीति और नियत स्पष्ट करके आना होगा। लगातार जो है बेरोजगारी दर बढ़ी है और बिलो द पॉवर्टी जो 22 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, तमाम तरह के जुमले उछाले गए। तो सरकार को जो है विपक्ष हमेशा आईना दिखाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सरकार की हठधर्मिता, इस सरकार की दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि आज इन मेरी बहनों की आवाज, इन गृहिणियों की आवाज या एक विपक्ष की आवाज नहीं सुनाई देती है। उनके महलों की दीवारें इतनी ऊंची हो गई कि आज उनको ये आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। और जब विपक्ष अगर इस तरह के सवाल उठाता है तो सरकार के जो आला नेता हैं या मंत्री विधायक हैं वो कहते हैं विपक्ष केवल टीका टिप्पणी करता है। तो क्यों ना करे, ऐसे समय समय पर हमेशा आपको आईना दिखाया जाएगा। सनवर पटेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि अब ये चर्चा का अंतिम पड़ाव चल रहा है सनवर जी, तो थोड़ा अतिरिक्त समय आपको देना बनता है, कुछ कारणों से बहुत अंत में जुड़े। सनवर जी, अब आज मैं ये नहीं कह सकता कि प्रेशर नहीं है, लॉट्स ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी किस तरह से देख रही है इस बजट को? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है विवेक जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज केंद्र सरकार जो बजट पेश कर रही है वो निश्चित रूप से गांव गरीब किसान के उत्थान का है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि किस प्रकार से पिछले सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, राजग की सरकार ने बजट अपने पेश करना चालू किया और देश में काम चालू किया है, किस प्रकार से जो हमारा नीचे का हमारे भाई बहन थे उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आज के बजट में भी जो हमारे मिडिल क्लास है, जो हमारे पिछड़े भाई बहन है, उनको निश्चित रूप से रियायत देने का काम होगा। और
देश समृद्धशाली बने, इस दिशा में देश काफी आगे बढ़ा है। आज दुनिया में देश की रेपो बढ़ी है। आज दुनिया के लोग भारत को देखने की निगाह बदली है और वही कारण है कि हमारे अन्य भाई लोगों को इस बात के कारण से पेट में दर्द होता है। वो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुए हैं वो तकलीफ हमारे भाइयों को है। उन्होंने महंगाई की बात की कि महंगाई बढ़ी है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि महंगाई नहीं बढ़ी, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि वैश्विक कारण भी महंगाई बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। और दुनिया में जिस रेशो से महंगाई बढ़ी है, यूरोप में जिस रेशो से महंगाई बढ़ी है, हमारे आसपास पाकिस्तान, श्रीलंका में जिस प्रकार से बांग्लादेश में महंगाई बढ़ी है, उसके से हम तुलना करेंगे तो हम कई गुना आज हमारी देश की सरकार पर लोगों का भरोसा है और उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करके रखा है और जनता का भी इसमें पूरा साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महंगाई बढ़ी है कहीं कुछ प्रतिशत हमारे अपने कारणों से, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। हमें मध्य प्रदेश की बात करूं तो जहां 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय होती थी, आज वो बढ़कर 1,37,000 हुई है। ये हमारे भाइयों को नहीं दिखता है। जो सड़कों के हाल ऐसे थे कि सनवर जी आज 4 लाख किलोमीटर अब इसको तो मैं कहूंगा एक प्रोटेक्शन पहले से ले लिया। लगता है आज महंगाई पर बहुत ज्यादा कुछ मिलने नहीं वाला है जनता को। निश्चित रूप से देखिए महंगाई, मैंने आपसे कहा विवेक जी कि ये देश का बजट है, यह बजट लोगों की फिक्र करता हुआ बजट होगा या आम जनता तो लोग परेशान है, महंगाई से परेशान है सही में लोग। यह जनता की सरकार है और जनता के लिए बजट है और निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर बने इस दिशा में जी भारत आगे बढ़ रहा है और उसी दिशा में बजट होगा। चलिए ठीक है, तो सनवर जी ने तो अपनी ओर से प्रतिक्रिया दे दी। रवि जी, आप बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे कि सनवर जी आए नहीं है। बहरहाल अब कुछ आपको सवालों के जवाब मिले? जी, उन्होंने तो इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं उनका साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ी है। तो ये नीति और नियत सनवर जी ने भी स्पष्ट कर दी है कि महंगाई बढ़ी है। ये सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई, बेलगाम जो है एकदम सरकार चली जा रही है और जनता देख रही है और जनता आगे भी जो है उसको अभिमत जो अपना देना है निश्चित तौर पर देगी। लेकिन इस सरकार से जो है किसी प्रकार की उम्मीद करना बेईमानी से बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं जनता को, सुनते हैं पहले। चलिए रवि जी, आप तब तक अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। झूठ का पुलंदा सामने फहराया था, उसी में से अब मेरा आज फिर एक सवाल, उन्होंने कहा था अपने वचन पत्र में कांग्रेस नवीन फसल बीमा योजना लाएगी, फसल बीमा की इकाई खेत रहेगा और फसल बीमा योजना में जो किसान पृथक रहना चाहेंगे उन्हें अनुमति रहेगी। बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को बीमा पॉलिसी एवं प्रीमियम की रसीद देना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषकों का जीवन और स्वास्थ्य भी फसल बीमा से जोड़ेंगे। नवीन फसल बीमा योजना लाना तो दूर, उन्होंने पुरानी का ही प्रीमियम नहीं भरा था, जिसके कारण किसानों को उनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में फसल बीमा का लाभ नहीं मिला था। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने सबसे पहला काम कोई किया था तो फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि का जो राज्यांश देना था वो मैंने जमा किया था 2200 करोड़ रुपया, और उसके कारण 3000 करोड़ रुपया फिर किसानों को फसल बीमा योजना के मिले थे। तो जिनने पुरानी फसल बीमा योजना का ही प्रीमियम नहीं भरा, किसानों को धोखा दिया, नई फसल बीमा योजना की बात की, पुरानी का पैसा क्यों नहीं भरा और नई क्यों नहीं लाए, ये सवाल है मेरा, जवाब तो देना होगा। सर, कॉन्फ्रेंस जो चल रही है सर, उसमें अभी तक क्या रिजल्ट निकला, कितने संतुष्ट है? आज भी कानून व्यवस्था की समीक्षा नहीं, हम लोग अलग अलग योजनाओं पे चर्चा कर रहे हैं।
विकास के कामों पर चर्चा कर रहे हैं। कल अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं की हमने समीक्षा की, गैप्स को चिन्हित किया, जहां सुधार की जरूरत है उस पर हमने चर्चा की, और आज हम कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। उसका ब्रीफ मैं आपको दूंगा। धन्यवाद। तो सीएम शिवराज को आप सुन रहे थे। रवि जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। सनवर जी से अंतिम प्रतिक्रिया, फिर समापन। जी विवेक जी, निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि झूठ भी जो है इस सरकार के मंत्री या मुखिया इस तरह कहते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए, क्योंकि आज वो किसानों की बात वे लोग कर रहे हैं जिनकी सरकारों में मंदसौर जैसे गोलीकांड हुए, जिन्होंने किसानों की छाती पर गोलियों से मारा। आज लगातार हमारे आदिवासी किसान भाइयों नहीं, वो चर्चा में शामिल हुआ है मुख्यमंत्री जी की बात, कमलनाथ जी से पूछा ना सवाल। जी, तो सवाल है तो उसका चर्चा में है तो जवाब दिया जाएगा। आज उनकी सरकार में खरीद क्या जो 100% दलहन खरीदी जा रही है, नहीं खरीदी जा रही है, तो ये भी एक बजट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान भाई भी देख रहे हैं कि आज उनकी दलहन 100% क्यों नहीं खरीदी जा रही है। उनके लिए क्या ये सरकार कुछ अच्छे सुझाव लेकर आई है इस बजट में, या उनकी 100% दलहन खरीदी जाएगी? हमारी सरकारों में तो जो हमने वादा किया था पूरा किया। 15 माह अगर पूरा समय मिलता तो उनको भी पूरा करते। तो बाकी सनब्बर जी की बात को मैं आऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। सनब्बर जी कह रहे थे महंगाई जो है नियंत्रित वो नहीं कर पाए हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो सनब्बर जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सरकार से आपकी बस मध्य प्रदेश की जनता इतना ही उम्मीद अब करती है कि ये 6 माह की फिल्म है और 1 साल की जो है केंद्र सरकार की फिल्म है, बस ये फिल्म ही है, क्योंकि इसके बाद तो पिक्चर का D&D होना है। फिर एक सरकार आएगी जो सरकार लगातार जो है मध्य प्रदेश में रोजगार देने की संकल्पना के साथ आई थी, किसानों के वादों को लेकर आई थी, वो पूरा करेंगे। सनवर साहब, 1 मिनट अंतिम, आप चर्चा को समाप्त कीजिए, फिर इस कार्यक्रम का भी समापन होगा। विवेक जी, रवि जी बोल रहे हैं कि मैंने स्वीकार किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चौधरी बनते हैं दुनिया के, अमेरिका और यूरोप, उनके हाल देख लीजिए, उनके महंगाई का प्रतिशत देख लीजिए, जो हमारे पड़ोसी आतंकवाद और बमों पर करते हैं, चर्चा को ना मोड़े आप देख लीजिए, और भारत की नेक नियत वाली सरकार को देख लीजिए कि सिर्फ पूरी दुनिया में अगर कहीं कंट्रोल में है महंगाई तो भारत में है। अगर कहीं विकास की दर सर्वाधिक है भारत में तो मध्य प्रदेश में है 29.76। मैं ये कह रहा हूं मेरे विद्वान साथी से। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो बजट होगा वो निश्चित रूप से जनहितैषी बजट होगा। आम जन का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे इसके लिए होगा। बिल्कुल। और देश की सरकार ने लगातार, चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी यही मान के चलेंगे सर, बजट ऐसा ही हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का। और एक फुल फ्लैश तस्वीर आपको दिखा देते हैं। निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं इस समय। बिल्कुल, ये देखिए, बजट की प्रतिलिपि, बजट की कॉपी उनके पास है। तमाम वित्त विभाग के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और महज 5 से 6 मिनट में अब वे बजट पर बोलना शुरू करेंगी। तो ये वही कॉपी है और ये पूरी तरह से एक जो जिस तरह से पिछली बार पेपरलेस बजट देखने को मिला था, ये भी बिल्कुल वैसा ही एक बजट आपको देखने को मिलेगा अब से कुछ ही देर में। तो बजट 4 मिनट का ही समय बचा है। लगातार आप बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का बजट।